आप सभी को नमस्कार। क्लॉकमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान में कृषि और फसलों के बारे में अध्ययन करेंगे। कृषि के प्रकार, सबसे पहले हम देखेंगे कृषि के प्रकार। सबसे पहले है निर्वहन कृषि। निर्वहन कृषि का मतलब होता है जो जीवन यापन के लिए, यानी कि जीवन के निर्वहन के लिए जो कृषि की जाती है उसको हम क्या कहेंगे? निर्वहन कृषि। तो इसे कहेंगे हम आजीविका यापन या जीवन निर्वहन के लिए की जाने वाली कृषि को निर्वहन कृषि कहा गया। और निर्वहन कृषि के अंतर्गत इसका उत्पादन किया जाता है, खाद्यान्न का उत्पादन किया जाता है। निर्वहन कृषि के अंतर्गत खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है, न कि व्यापारिक फसलों का। अब निर्वहन कृषि को भी दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है आदिम निर्वहन कृषि और दूसरी है गहन निर्वहन कृषि। हम आदिम निर्वहन कृषि को देखकर हमें पता चलता है कि यह आदिम जनजातियों से संबंधित है, यानी कि आदिवासियों द्वारा जो कृषि की जाती है, आदिवासियों द्वारा जो जीवन निर्वहन के लिए जो कृषि की जाती है उसको हम क्या कहेंगे? आदिम निर्वहन कृषि। अब आदिम निर्वहन कृषि को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्थायी कृषि और दूसरा है स्थानांतरित कृषि। तो स्थायी कृषि स्थायी रूप से एक ही स्थान पर जो की जाती है कृषि की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? स्थायी कृषि। एक ही स्थान पर जो कृषि की जाती है उसको स्थायी कृषि कहा जाता है। अगली है स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर, फिर दूसरे स्थान को छोड़कर तीसरे स्थान पर, इस तरह से जो कृषि की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि। अब स्थानांतरित कृषि कैसे की जाती है? किसी क्षेत्र विशेष में, यानी कि किसी क्षेत्र में वनों को काटकर या उनको जलाकर भूमि तैयार कर कर, यानी कि वनों को काटकर साफ करके उस भूमि पर जो कृषि की जाती है उसको कहते हैं स्थानांतरित कृषि। फिर एक थोड़े समय तक उस पर कृषि करके उस स्थान को छोड़ दिया जाता है, फिर किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित होकर उस स्थान पर कृषि की जाती है उसी प्रक्रिया से। तो उसको क्या नाम दिया गया है? स्थानांतरित कृषि। अब राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को कई नामों से जाना गया है। तो हम देखेंगे स्थानांतरित कृषि को किस किस नामों से जाना गया है। पहली है दजिया। पहली है दजिया। अब भील जनजाति द्वारा वनों को काटकर की जाने वाली कृषि को हम क्या कहते हैं? दजिया। अब इसमें ध्यान रखना कि ये वनों को काटकर जो कृषि की जाती है उसको तो क्या कहते हैं? दजिया। और वनों को जलाकर जो कृषि की जाती है उसको क्या कहते हैं? चिमाता। तो इसको हम स्लैश भी कहते हैं, स्लैश। अगली है चिमाता। चिमाता में भील जनजाति द्वारा वनों को जलाकर जो कृषि की जाती है उसको क्या कहते हैं? चिमाता। इसको वर्ण भी कहा गया है। अगली है वालरा। गरासिया जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? वालरा। यह मुख्यतः किसके द्वारा की जाती है? गरासिया जनजाति द्वारा। गरासिया जनजाति द्वारा जो कृषि की जाती है उसको वालरा कहा गया है। इसे झूमिंग कृषि भी कहा जाता है। अगला है वात्रा। वात्रा है जो सहरिया जनजाति द्वारा, जबकि वालरा है जो गरासिया जनजाति द्वारा, और वात्रा है जो सहरिया जनजाति द्वारा जो कृषि की जाती है उसको क्या कहते हैं? वात्रा। और ये सबसे अधिक कहाँ की जाती है? बारां में वात्रा कृषि की जाती है। अब ये पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक जो स्थानांतरित कृषि है वो कौन से क्षेत्र में की जाती है, तो हम बताएंगे कि यह अरावली पर्वतीय क्षेत्रों में यह कृषि सर्वाधिक की जाती है, स्थानांतरित कृषि, क्योंकि आदिवासी जनजातियां जो यहीं पर निवास करती हैं, इसी पहाड़ी क्षेत्रों में जो आदिवासी जनजातियां वो निवास करती हैं और उन्हीं के द्वारा स्थानांतरित कृषि की जाती है। अब हमने राजस्थान के संदर्भ में पढ़ लिया। अब हम भारत में हम देखेंगे कि भारत में भी इसको अलग अलग नामों से जाना गया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में क्या नाम दिया गया है? खिल। क्या नाम दिया गया है? खिल। उत्तरी पूर्वी राज्य उसमें दिया गया है झूम। मणिपुर में इसको क्या कहा गया है? पामलू। झारखंड में क्या कहा गया है? कुरुवा। पश्चिमी घाट में क्या कहा गया है? कुमारी। मेघालय में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? बोगमा। क्या कहते हैं? बोगमा। मध्य प्रदेश में क्या नाम दिया गया है? देप्पा, या फिर इसे दिप्पा भी आ जाता है कई जगह नाम। छत्तीसगढ़ में क्या दिया गया है नाम?
वेवर। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में इसका नाम क्या दिया गया है? पोंडू। और केरल में दिया गया है पोनम। आगे है गहन निर्वहन कृषि। गहन निर्वहन कृषि गहन निर्वहन कृषि यानी कि गहनता के साथ जो कृषि की जाती है, यानी कि क्षेत्र तो होता है कम और जनसंख्या होती है अधिक, और उनके जो द्वारा जो कृषि की जाती है जीवन निर्वहन के लिए, उसको क्या नाम दिया गया है? गहन निर्वहन कृषि। और सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है? मैदानी क्षेत्रों में, तटीय प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। अब खाद्यान्न के लिए मैदानी व तटीय प्रदेशों में की जाने वाली कृषि गहन निर्वहन कृषि कहलाती है। अब इसको दो भागों में बांटा गया है, एक है चावल प्रधान क्षेत्र और दूसरा है गेहूं प्रधान। अब जहाँ पर चावल अधिक किए जाते हैं चावल प्रधान हो गई, जहाँ गेहूं अधिक किए जाते हैं वो गेहूं प्रधान हो गई। अब चावल सबसे अधिक कहाँ किए जाते हैं? जहाँ पर 100 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा होती है, जहाँ पर 100 सेंटीमीटर या उससे अधिक जो वर्षा होती है तो उसको वहाँ पर चावल का उत्पादन किया जाता है। और भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 125 सेंटीमीटर। और भारत के संदर्भ में पूछा जाए तो कौन सी फसल का उत्पादन सबसे सर्वाधिक किया जाता है? चावल का। गहन निर्वहन कृषि सर्वाधिक की जाती है। भारत के संदर्भ में चावल की गहन निर्वहन कृषि की जाती है भारत में। और गेहूं प्रधान, जहाँ पर 50 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है वहाँ पर गेहूं की उत्पादित किए जाते हैं। क्या उत्पादित किए जाते हैं? गेहूं। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 57.51 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाए तो यहाँ पर गेहूं प्रधान रूप से उत्पादित किए जाते हैं, यानी गहन निर्वहन कृषि के अंतर्गत। आगे है राजस्थान में अन्य कृषि के प्रकार। राजस्थान में कई प्रकार की कृषि की जाती है। पहली है आर्द्र कृषि। आर्द्र कृषि कहाँ पे की जाती है? यहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर के वर्षा क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर आर्द्र कृषि की जाती है। तो आर्द्र कृषि से जहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा वाले क्षेत्र कौन से आएंगे? राजस्थान का दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग है, वहाँ पर आर्द्र कृषि की जाती है। अगली है शुष्क कृषि। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क कृषि की जाती है। शुष्क कृषि कहाँ की जाती है? पश्चिमी भागों में। राजस्थान के पश्चिमी भाग में शुष्क कृषि की जाती है, क्योंकि यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। आगे है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि के अंतर्गत कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? मिश्रित कृषि। और ये सर्वाधिक कहाँ की जाती है? पूर्वी राजस्थान में। पूर्वी राजस्थान में जो जिले पाए जाते हैं, भरतपुर हुआ, अलवर हुआ, जयपुर हुआ, ये पूर्व यहाँ पर मिश्रित कृषि प्रधान रूप से की जाती है। अगली है व्यापारिक कृषि। व्यापारिक कृषि का मतलब है कि व्यापार हेतु जो कृषि की जाती है, जो इसका उद्देश्य क्या होता है? आय प्राप्त करना। क्या होता है? आय प्राप्त करना। तो आय प्राप्ति हेतु जो कृषि की जाती है उसको क्या कहते हैं? व्यापारिक कृषि। उसमें प्रमुखतः किसका उत्पादन किया जाता है? कपास, गन्ना, तंबाकू, अफीम, इनका उत्पादन किया जाता है। अगला है कृषि वानिकी। अब कृषि वानिकी क्या होती है? इसमें फसल के साथ साथ चारा, फल, सब्जी, फूल, इनका भी उत्पादन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? कृषि वानिकी। अगली है रिले क्रॉपिंग। अब एक वर्ष में एक ही खेत से 4 या अधिक फसल का उत्पादन करना, यानी कि एक वर्ष में एक ही खेत से 4 या इससे अधिक फसलों का उत्पादन करना क्या कहलाता है? रिले क्रॉपिंग। तो आपको तो पता ही है राजस्थान में रबी, खरीफ, जायद इनकी फसलें की जाती हैं। तो एक वर्ष में ये तीनों फसलें कर ली जाती हैं या इससे भी अधिक कर ली जाती हैं, तो उसको क्या संज्ञा दी गई है? उसे क्या कहा गया है? रिले क्रॉपिंग। आगे है राजस्थान में जो कृषि है उसके विकास के लिए अनेक क्रांतियाँ चलाई गई।
जिसके अंतर्गत सबसे पहले है कृषि से संबंधित जो क्रांति है वो सबसे पहले है हरित क्रांति। अब हरित क्रांति का क्या उद्देश्य था? कृषि एवं कृषि से संबंधित उत्पाद को बढ़ावा देना। कृषि एवं कृषि से संबंधित उत्पाद को बढ़ावा देना यानी कि नई नई तकनीकें अपनाना और जो कृषि का उत्पादन है उसको बढ़ाना। विश्व में इसके जनक क्या है, कौन है? हरित क्रांति के जनक कौन है विश्व में? विश्व में तो है नॉर्मन बोरलॉग। और विश्व में सबसे पहले हरित क्रांति को कब अपनाया गया था? 1950 में। और भारत में इसके जनक है MS स्वामीनाथन। कौन है? MS स्वामीनाथन। 1966-67 में हरित क्रांति को अपनाया गया था। और 1966-67 है जो क्या था? योजना अवकाश का काल था, यानी कि इस समय जो है योजना अवकाश था। इसमें पंचवर्षीय योजनाएं हैं जो चालू नहीं थी। अब हरित क्रांति है उसको नाम हरित क्रांति किसने रखा, यानी कि हरित क्रांति नाम किसने दिया, इसका नामकरण किसने किया? तो इसका नामकरण किया था विलियम गॉड ने। अगली है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति इसके जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन इसके जनक हैं। 1970 में आनंद डेयरी जो गुजरात में है यहाँ पर सबसे पहले श्वेत क्रांति शुरू की गई। 1970 में भारत में सबसे पहले कहाँ शुरू की गई? गुजरात में आनंद डेयरी से। और राजस्थान में कब प्रारंभ की गई? राजस्थान में प्रारंभ की गई 1971 में। कहाँ से? अजमेर के पद्मा डेयरी से यह शुरू की गई। अब श्वेत क्रांति को क्या है कि ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। ऑपरेशन फ्लड है इसके नाम से भी जाना जाता है। और ये क्या है कि सहकारिता आधारित कार्यक्रम है, यानी कि सहयोग के ऊपर आधारित, एक सबके लिए सब एक के लिए, तो यह सहकारिता आधारित कार्यक्रम है। और श्वेत क्रांति का उद्देश्य है कि दूध के उत्पादन में वृद्धि करना और जो डेयरी का है, डेयरी के जो क्षेत्र हैं यानी कि डेयरी से संबंधित जो भी कार्य हैं उनको बढ़ावा देना, उनका विकास करना। आगे है हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, इनके अलावा कई क्रांतियाँ शुरू की गई जिसमें है पीली क्रांति जो इसका संबंध किससे है? तिलहन से। अब तिलहन में सबसे ज़्यादा किसके क्षेत्र में यानी कि किस फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई? तो उसके कौन सी फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई थी? सरसों के। और सरसों के फूलों का रंग होता है पीला, जिसके कारण इसका नाम पड़ा पीली क्रांति। आगे है नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली से। गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा मछली से। रजत क्रांति का संबंध है अंडे से। लाल क्रांति का संबंध है टमाटर या मांस। टमाटर और मांस से इसका संबंध है। सेफ्रॉन है इसका संबंध है केसर से। सुनहरा रेशा जूट व पटसन से संबंधित है। सफ़ेद रेशा है इसका संबंध है कपास से। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न यानी कि खाद्य प्रसंस्करण से। अगले है काली क्रांति। काली क्रांति का संबंध है अफीम से। गोल क्रांति का संबंध है आलू से। सुनहरी क्रांति का संबंध है फल और सब्जी से। बादामी का संबंध है मसाला से। और इंद्रधनुषी का क्या उद्देश्य था कि जो संपूर्ण क्रांति, जितनी भी क्रांतियाँ चालू की गई है उन पर नियंत्रण का कार्य इंद्रधनुषी क्रांति का था। आगे अमृत क्रांति का संबंध है नदी जोड़ने से, नदी जोड़ो योजना से इसका संबंध है। परामनी का संबंध है भिंडी से। अब हम देखेंगे राजस्थान में कृषि से संबंधित जो विशेष पद्धतियाँ हैं उनको क्या क्या कहा गया है। सबसे पहले है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? रेशम के उत्पादन से। सेरीकल्चर का संबंध है रेशम के उत्पादन से। फ्लोरिकल्चर का संबंध है फूल के उत्पादन से। हॉर्टिकल्चर का संबंध है सब्जी के उत्पादन से। विटीकल्चर का संबंध है अंगूर के उत्पादन से। पीसी कल्चर का संबंध है मछली के उत्पादन से। अब ये हुआ एपीकल्चर। एपीकल्चर का संबंध है मधुमक्खी के उत्पादन से।
वर्मी कल्चर का संबंध है केचुआ उत्पादन से। और अगला है ओलिवी कल्चर। ओलिवी का संबंध है जैतून के उत्पादन से। जैतून जो ओलिव ऑयल हम यूज़ करते हैं वो है। अब है अगला टसर कार्यक्रम। अब राजस्थान में टसर कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसका क्या उद्देश्य था। राजस्थान में कृत्रिम रूप से रेशम के कीड़े पालने हेतु अर्जुन वृक्ष लगाए गए, यानी कि रेशम के उत्पादन के लिए अर्जुन वृक्ष लगाए गए, जिस पर रेशम के कीड़े पाले जाएंगे और रेशम का उत्पादन किया जाएगा, जिसे क्या कौन सा कार्यक्रम का नाम दिया गया है, किस कार्यक्रम के अंतर्गत, टसर कार्यक्रम के अंतर्गत। अब यह शुरू किए गए थे कोटा, उदयपुर और बांसवाड़ा में। आगे हम देखेंगे कृषि से संबंधित जो संस्थाएं हैं वो केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र। ये कहाँ पर है, केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा जयपुर में केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र स्थित है। केंद्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तबीजी कहाँ है, अजमेर में। केंद्रीय खजूर अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है, जोहड़बीड़। खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ है, जोहड़बीड़, जो कहाँ है, बीकानेर में। आगे है केंद्रीय बेर अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय बेर अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ये भी जोहड़बीड़ में है, जो कहाँ पर है, बीकानेर में। कहाँ पर है, बीकानेर में। अब प्रथम राष्ट्रीय कृषि फॉर्म कहाँ शुरू किया गया। प्रथम राष्ट्रीय कृषि फॉर्म है जो सूरतगढ़ गंगानगर में स्थापित किया गया। फिर यहाँ से ये शुरू किया गया 1956 में रूस के सहयोग से। दूसरा राष्ट्रीय कृषि फॉर्म है, राष्ट्रीय कृषि फॉर्म है दूसरा जैतसर गंगानगर में स्थित है और 1978 में कनाडा के सहयोग से यह शुरू किया गया था। तृतीय राष्ट्रीय कृषि फॉर्म है वो कहाँ से शुरू किया गया था, जयपुर से। अब हम देखेंगे राजस्थान में कृषि जो फसलें हैं उन्हें किस प्रकार से बांटा गया है। तो राजस्थान में फसलें होती 3 प्रकार की, रबी की फसल, जायद फसल और खरीफ फसल। अब रबी की फसल की बुआई कब की जाती है, अक्टूबर नवंबर, जब सर्दी शुरू होती है, जो दीपावली के आसपास का टाइम होता है, तब रबी की फसल की जो बुआई की जाती है। और इसकी कटाई कब की जाएगी, मार्च अप्रैल, जब सर्दियां समाप्त होने के कगार पर होती हैं, तब इनकी कटाई की जाती है मार्च अप्रैल में। और इसमें कौन कौन से खाद्यान्न आएंगे, गेहूँ, जो को यऊ भी कहा जाता है। तिलहन में आएंगे सरसों, तारामीरा, सूरजमुखी, अलसी प्रमुख रूप से आती हैं। तिलहन का मतलब जिनसे तेल निकलता हो। मसाले में मेथी, धनिया, जीरा इनका उत्पादन किया जाता है। और व्यापारिक फसलों में आती है अफीम, इसबगोल। आगे है जायद फसल। जायद फसल है, इस कब बोया जाता है, इसकी बुआई कब की जाती है, मार्च अप्रैल में जायद फसलों की बुआई की जाती है और मई जून में इनकी कटाई की जाती है। और जायद की फसलों के अंतर्गत प्रमुख रूप से खरबूजा, तरबूज, ककड़ी आते हैं। अब है खरीफ की फसल। इसकी बुआई कब की जाती है, जून जुलाई में। कब की जाती है, जून जुलाई में, जब बारिश का मौसम शुरू होता है। जून जुलाई में इनकी बुआई की जाती है। सितंबर अक्टूबर में इनकी कटाई कर ली जाती है सर्दी शुरू होने के पहले। बाजरा, चावल, मक्का, ज्वार इनका उत्पादन किया जाता है। किनका किया जाता है, बाजरा, चावल, मक्का, ज्वार। अब इसके अंतर्गत दलहन में क्या आएगा, मूंग, मोठ, ग्वार, ये खरीफ की फसलों के अंतर्गत आते हैं। तिलहन में आएगा तिल, सोयाबीन, अरंडी, मूंगफली। तिल, सोयाबीन, अरंडी, मूंगफली। और व्यापारिक फसलों के अंतर्गत कपास, गन्ना, तंबाकू आते हैं। अब फसलों की किस्में हम देखेंगे। फसलों की किस्में भी अलग अलग नाम दिया गया, अलग अलग नाम है, जैसे मक्का की, गेहूँ की, इनकी अलग अलग किस्में आती है, इनकी अलग अलग विशेषताएं होती है।
तो मक्का की है माही कंचन, माही धवल, सविता, मोती, नवजोत। गेहूं की है सोना कल्याण, सुजाता, सोनालिका, गंगा लहरी, लाल बहादुर। चावल की है गोल्डन राइस, माही सुगंधा, चंबल, कावेरी, परमल, बासमती। ज्वार की है चरी, सरसों की है दुर्गा, कल्याणी और वरुणा। मूंगफली की है चंद्रा, मूंग की है जड़िया, मोठ की है ज्वाला, कपास की है अमेरिकन, बीकानेरी, नरमा, अगेती। ये प्रमुख किस्में हैं।